हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिए, जिसे आपको जे एपिसोड समझ आ जाएगा। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि फाइनली किनमियो डिसेबल्ड एल्डरली विलेज में वापस आ गया था, पर किनमियो को विलेज के अंदर कोई भी नजर नहीं आया था। किनमियो की फाइट मक बैची से होने लगी थी, जिसमें किनमियो ने बहुत ही ब्रूटल अटैक किया था। तो अब आगे, ओह कितना दर्द हो रहा है। किनमियो नीचे उतरा और उसकी पूरे शरीर में तेज दर्द फैल गया। उसे ठंडी हवा अंदर लेनी पड़ी। साधु की वज्र अनबीटेबल टेक्निक ने उसके शरीर को इतना मजबूत बना दिया था कि स्पिरिट वेपन भी उसे घायल नहीं कर सकते थे। सभी डिवाइन आर्ट्स भी उसके सामने बेकार थीं, इसलिए ये लड़ाई उसके लिए बहुत थकाने वाली साबित हुई। मक बेंची के हमले भी बेहद ताकतवर थे, खासकर उसका 9 रिंग वाला डंडा, जिसने किनमियो का सिर लगभग चकनाचूर कर दिया था। हालांकि उसके हमले सीधे थे, इसलिए आखिरकार वो किनमियो के हाथों मारा गया। किनमियो ने अपने सिर को छुआ और ठंडी सांस ली। उसने ओवरलोड बॉडी 3 एलिक्सिर टेक्निक का इस्तेमाल किया ताकि उसका खून और क्यूई सही से सर्क्युलेट हो सके। उसकी 2 पसलियां टूट चुकी थीं और पीठ लहूलुहान थी। ये चोटें मक बेंची की माउंट मेरू मुद्रा से लगी थीं। टेक्निक से कुछ राहत मिली, लेकिन फिर भी स्पिरिट पिल्स जितनी असरदार नहीं थी। उसने सोचा पहले गांव जाकर ठीक होना बेहतर रहेगा। वो गांव लौटा, जड़ी बूटियां तोड़ी और 2 तरह की स्पिरिट पिल्स बनाई, एक बाहरी चोटों के लिए, दूसरी अंदरूनी के लिए। ड्रैगन किलन से उसने ड्रैगन की लार लेकर दवा को बेहतर बनाया। ड्रैगन किलन ने उसे देखा, लेकिन बस आलस में बैठा रहा। किनमियो आराम से ठीक होने लगा, लेकिन रात तक भी डेफ और बाकी लोग वापस नहीं आए। अगले दिन भी कोई नहीं लौटा। किनमियो के फेफड़ों में अभी भी दर्द था, लेकिन बाकी चोटें ठीक हो चुकी थीं। उसने धीरे धीरे सांस लेने की प्रैक्टिस की ताकि फेफड़े जल्दी ठीक हो सकें। फिर उसे अपनी उम्र का ख्याल आया। क्या वो 15 साल का है या 16? गांव में इस बात पर हमेशा बहस होती थी। दादी कहती थीं कि वो न्यू ईयर से पहले पैदा हुआ था, जबकि विलेज चीफ कहते थे बाद में। हर साल इस पर झगड़ा होता था। इसी बीच उसे भिन भिनाने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा सुनहरे कीड़े गांव के आसपास उड़ रहे थे। किनमियो समझ गया 3 वंडर्स कैसल की वो औरत आ गई है। वो मक बेंची से भी ज्यादा ताकतवर थी और जहरीले कीड़ों के झुंड को कंट्रोल कर सकती थी। ये कीड़े स्टील जैसे मजबूत थे और स्पिरिट वेपन को काट सकते थे। किनमियो ने सोचा उसे गांव के अंदर आने से पहले ही खत्म करना होगा। वो अपोथेकरी की दुकान गया और एक टूटा हुआ बर्तन उठाया जिसमें बिच्छू भरे थे। वो उसे नदी किनारे ले गया। ड्रैगन किलन ने पूछा, क्या करने वाले हो? किनमियो ने कहा, लड़ाई। नदी किनारे पहुंचकर उसने देखा कीड़ों का झुंड उसे घेर चुका था। वे मछलियों को भी चंद सेकंड में खा जा रहे थे। तभी 3 वंडर्स कैसल की औरत सामने आई। वो एक विशाल सुनहरे कीड़े पर खड़ी थी। दोनों के बीच बातचीत हुई। औरत ने अपने परिवार के मारे जाने का दर्द बताया और किनमियो को दोषी ठहराया। किनमियो ने शांत स्वर में जवाब दिया, बगावत का यही नतीजा है। और फिर लड़ाई शुरू हुई। कीड़ों का विशाल झुंड किनमियो पर टूट पड़ा। किनमियो ने बर्तन खोला और बिच्छू बाहर आए। वे विशाल आकार के हो गए और कीड़ों को खत्म करने लगे। एक बिच्छू ने उस औरत को जकड़ लिया और एक ही बार में मार डाला। किनमियो ने गहरी सांस ली। वो गांव लौटा और ड्यूटी एंड डेविल किंग पर गुस्सा निकाला। तभी बाहर से आवाज आई, हेवनली डेविल कल्ट मास्टर यहाँ है। किनमियो ने तांबे का आईना उठाया और अपनी क्यूई उसमें डाली। आईने की रोशनी से दुश्मनों की आत्माएं बिखर गईं। सब खत्म हो गया। लेकिन वो सोचने लगा, क्या ये कभी खत्म होगा? अब न्यू ईयर करीब था, लेकिन गांव के बुजुर्ग अभी तक नहीं लौटे थे। किनमियो ने फैसला किया वो उन्हें ढूंढने जाएगा। वो ड्रैगन किलन और डेविल किंग के साथ ग्रेट रूइंस की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई मरे हुए साधक मिले जो गांव तक पहुंचने से पहले ही मारे जा चुके थे। गांव खुद ही एक खतरनाक जगह थी जहां हर चीज जानलेवा थी। 2 दिन बीत गए। किनमियो बेचैन हो गया। उसने सामान पैक किया और गहराई में जाने का फैसला किया। डेविल किंग ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन किनमियो ने कहा, मेरे पास एक हेल्पर है। डेविल किंग मान गया, लेकिन एक शर्त पर। किनमियो ने वादा किया काम पूरा होने पर उसे आजाद कर देगा। और फिर वे ग्रेट रूइंस की गहराई में निकल पड़े। रास्ते में उसे याद आया विलेज चीफ उसे पहले सर्जिंग रिवर के ओरिजिन तक ले गए थे। शायद वहीं से सुराग मिलेगा। दिन और रात का ग्रेट रूइंस बिल्कुल अलग था। दिन में असली दुनिया, रात में अंधेरी। इसीलिए वो सिर्फ दिन में ही आगे बढ़ सकता था। इसी बीच एक और दुश्मन लॉन्ग जियानान गांव के पास पहुंची। उसने गांव में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां की खतरनाक चीजों को देखकर डर कर भाग गई। उधर किनमियो 6000 मील आगे बढ़ चुका था। रात होने लगी तो उसने ठहरने की जगह ढूंढी। उसे एक जगह मिली, मॉन्स्टर मैनेजमेंट पैलेस के खंडहर।
वो अंदर गया। चारों तरफ विशाल जानवरों के कंकाल पड़े थे। सब कुछ खामोश था और यहीं से कहानी आगे और खतरनाक होने वाली थी। मॉन्स्टर मैनेजमेंट पैलेस में बड़ी जानवरों के कंकाल बहुत ही विशाल थे। वे ड्रैगन किलिन के बदलाव से भी दर्जनों गुना बड़े थे। अगर वे अभी भी जिंदा होते तो लगभग 3000 गज ऊंचे होते और चलते हुए पहाड़ों जैसे लगते। थोड़ी देर बाद कुछ दाओइस्ट खंडहरों पर पहुंचे। वे शायद एक्सपर्ट्स थे जो अनुभव हासिल करने के लिए ग्रेट रुइन्स आए थे। जब उन्होंने किन्मियों को देखा तो वे हैरान रह गए, लेकिन चुप रहे और अपना खाना बनाने के लिए खुद आग जलाई। किन्मियों ने भी कुछ डिशें बनाई और ड्रैगन किलिन के पास सोने से पहले डिनर कर लिया। दाओवादी जोड़े ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने जमीन पर कुछ शब्द लिखे और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, जमीन अचानक कांपने लगी। बाहर से भयानक आवाजें आने लगी और अंधेरे से अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे शैतानी देवता आपस में बात कर रहे हों। किन्मियो उठकर बैठ गया और देखा कि बड़े जानवरों के कंकाल दिव्य रोशनी से चमकने लगे। जमीन का कंपन और तेज हो गया और अचानक उन कंकालों ने अपने पैर जमीन से ऊपर उठाने शुरू कर दिए। वे जीवित लग रहे थे क्योंकि वे खंडहरों से बाहर निकल रहे थे। बाहर से दुनिया हिला देने वाली दहाड़ें आ रही थीं और अंधेरे में दिव्य रोशनी चमक रही थी। इन रोशनियों की मदद से अंदर मौजूद लोग देख पाए कि उन कंकालों पर मांस उगाया था और वे जानवरों के देवताओं में बदल गए थे जो अंधेरे में शैतानी मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। दाओइस्ट हैरान थे और ड्यूटियन डेविल किंग भी चौंक गया, लेकिन किन्मियो इन सब अजीब नजारों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। वो फिर से लेट गया और धीमी आवाज में बोला, ड्यूटियन, देखना बंद करो, मैंने इससे भी अजीब चीजें देखी हैं। ड्यूटियन डेविल किंग ने धीरे से कहा, वे दाओइस्ट थोड़े अजीब हैं। किन्मियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मुझे पता है, उनमें से एक लॉन्ग जियानान है। इतना कहकर वो तुरंत सो गया और खर्राटे लेने लगा। ड्यूटियन डेविल किंग खुद को कोई कदम उठाने से रोक नहीं सका। खंडहर के बाहर लड़ाई पूरी रात चलती रही। जब सुबह हुई तो जमीन फिर से कांपने लगी। वे दिव्य जानवर वापस खंडहर में लौट आए। जैसे ही वे जमीन पर गिरे, उनका मांस गायब हो गया और वे फिर से कंकाल बन गए, आधे मिट्टी में दबे हुए, ठीक वैसे ही जैसे पहले थे। अंधेरा धीरे धीरे पीछे हट गया और सूरज की रोशनी आसमान से फैलने लगी। बाकी अजीब जानवर भी खंडहरों से बाहर निकलकर अलग अलग दिशाओं में चले गए। किन्मियो ने फिर से आग जलाई और नाश्ता बनाने लगा। बाकी दाओइस्ट्स ने भी वही किया। सबने बिना एक शब्द बोले अपना अपना नाश्ता खत्म किया। ड्रैगन किलिन ने डिसेबल्ड एल्डरली विलेज से वॉश बेसिन निकाला जिसे उसने इतने समय से छिपाकर रखा था और किन्मियो के सामने रख दिया। किन्मियो ने उसमें आधी बाल्टी स्कारलेट फायर पिल्स डाली और दूसरे बेसिन में जेड ड्रैगन लेक का आधा पानी डाला। ड्रैगन किलिन ने भरपेट खाया और फिर वे आगे बढ़ गए। दाओइस्ट ने एक दूसरे को देखा, आग बुझाई और किन्मियो के पीछे चल पड़े। अचानक किन्मियो रुका, मुस्कुराया और मुड़कर बोला, क्या मैं सीनियर भाइयों की किसी चीज में मदद कर सकता हूँ? एक दाओइस्ट ने जवाब दिया, ग्रेट रुइन्स इतने बड़े हैं, तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाएंगे, कोई तुम्हें नहीं रोक रहा। किन्मियो मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। वे सुबह ही निकले थे, इसलिए सूरज डूबने से पहले ही वे सर्जिंग नदी के अंत तक पहुंच गए। वहां किन्मियो ने एक टूटा फूटा गांव देखा और उसकी आंखें चमक उठी। उसने ड्रैगन किलिन को अंदर जाने के लिए भेजा। दाओइस्ट भी उसके पीछे पीछे गांव में गए। उन्होंने देखा कि पूरा गांव खंडहर बन चुका था। हर जगह मकड़ी के जाले थे और पत्थर की मूर्तियां समय के साथ घिस चुकी थीं। अजीब बात यह थी कि बाकी खंडहरों में अंधेरे से बचने के लिए अजीब जानवर छिपे रहते थे, लेकिन यहाँ एक भी नहीं था। दाओइस्ट हैरान रह गए। लॉन्ग जियानान, जो अब एक सुंदर महिला दाओइस्ट के रूप में थी, धीरे से बोली, इस जगह में कुछ अजीब है। जैसे ही उसने ये कहा, अंधेरा छा गया और तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। तभी दूसरी दुनिया से एक अकेली नाव तैरती हुई आई। उसके आगे एक लैंप लटका हुआ था। लैंप के नीचे एक बुजुर्ग बैठा था जो कागज के इंसान, कागज के घोड़े और कागज की नावें बना रहा था। वो बुजुर्ग गांव में आया और नाव से उतर गया। सब लोग कांपने लगे, जैसे उनकी आत्मा जम गई हो। बुजुर्ग ने एक कागज की नाव नीचे रखी जो अपने आप तैरती हुई दूर जाने लगी। अचानक दाओइस्ट्स में से एक ने महसूस किया कि वो किसी तरह उस कागज की नाव पर पहुंच गया है जो बिना वजन के अंधेरे में जा रही है। हैरान होकर उसने पीछे देखा, गांव में उसका खुद का शरीर अभी भी बैठा हुआ है। दाओ हाई किन्मियो ने तुरंत सैटर्न सॉवरेन अर्थ मार्क्विस टेक्निक का इस्तेमाल किया और इंसान के सर और सांप के शरीर के रूप में बदल गया। जब उसने उस बुजुर्ग का स्वागत किया तो उसकी पीठ के पीछे गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस दिखाई दिया। उसने यूडू की भाषा में कुछ कहा और फिर गांव के मुखिया, दवाखाने वाले और बाकी लोगों के चित्र निकालकर पूछा, क्या आपने इन्हें पहले देखा है? किन्मू सभी ग्रैंडपा और ग्रैनी सी की पेंटिंग दिखाकर उनके बारे में पूछ रहा था।
आगे बुजुर्ग ने देखा और सिर हिलाया। मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूँ, वे रास्ता पूछने के लिए मेरे पास आए थे। गांव के दाऊवादियों के दिल में डर बैठ गया। बुजुर्ग उनके सामने खड़ा था, लेकिन कोई उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान ही नहीं है, वो था मौत का मैसेंजर। ड्यूटी एंड डेविल किंग भी चुप हो गया। उसे पुराने युद्ध की याद आ गई, जब ऐसे ही दूत आत्माओं को लेने आए थे। किन्मू ने सम्मान से पूछा, क्या आप बता सकते हैं वे कहाँ गए? बुजुर्ग ने बस अंधेरे की ओर इशारा किया। नदी से आवाज आई। भीगे हुए लोग पानी से बाहर निकले, राख जैसे चेहरे, बिना बोले। वे कागज की नावों पर चढ़े और अंधेरे में गायब हो गए। 2 दाऊवादी भी गायब थे, बाकी 3 कांप गए। नीचे देखो, उसकी तरफ मत देखो, एक दाऊवादी चिल्लाया। वो मौत का दूत है। किन्मू समझ गया, जिस दिशा में इशारा है वो मरे हुओं की दुनिया है। लेकिन बुजुर्ग बार बार वही दिशा दिखाता रहा। फिर वो भी अंधेरे में गायब हो गया। गांव में फिर शांति आ गई। अब बचे थे किन्मू, डेविल किंग, ड्रैगन किलन और 3 दाऊवादी। पूछताछ में पता चला वे हेवनली स्टार कैचर्स सेक्ट से हैं। उनके 2 साथी मर चुके थे। ठंडी हवा चली, बर्फ गिरने लगी, और तभी अंधेरे से एक मोटा साधु लिटिल रुलाई आया। उसके पीछे डेविल एब कंग। किन्मू हैरान रह गया। लिटिल रुलाई बोला, मेरा दुश्मन आ रहा है। और तभी आया डाविस्ट लिंगजिंग। दोनों टॉप एक्सपर्ट लड़ने अंधेरे में चले गए। जैसे ही अंधेरा हटने लगा, अचानक सभी ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। भयंकर लड़ाई। डेविल किंग तलवारें रोकी, डेविल एब हमला, किन्मू सीधे किल। डाविस्ट चियन और शाओ यूनन मर गए, लेकिन लोंग जियानान भाग गई। किन्मू आगे बढ़ा, उसे खून की गंध मिली। उसने देखा डाविस्ट लिंगजिंग बुरी तरह घायल था। किन्मू ने ड्रैगन की लार से इलाज किया, स्पिरिट पिल्स बनाई, जड़ी बूटियों से हीलिंग की। लिंगजिंग हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या तुम मेरे शिष्य बनोगे? किन्मू, मैं हेवनली डेविल कल्ट मास्टर हूँ। दोनों बराबरी के सीनियर ब्रदर बन गए। किन्मू ने पूछा, क्या आपने मेरे गांव के लोगों को देखा है? लिंगजिंग ने बताया, एक म्यूट को उसने देखा, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गया था। किन्मू परेशान हो गया। फिर पूछा, क्या आप मुझे मरे हुओं की दुनिया ले जा सकते हैं? लिंगजिंग बोला, रात में चलेंगे। रात आई। लिंगजिंग ने फेंगडू टोकन एक्टिव किया। एक रहस्यमयी रोशनी रास्ता दिखाने लगी। वे एक अदृश्य दीवार पार करके पहुंचे मरे हुओं की दुनिया फेंगडू। वहां हड्डियों के पहाड़, कोहरे का समुद्र, एक नाव। वे नाव में बैठे और आगे बढ़े। उनके सामने आया विशाल मूनशिप, 3 टांग वाले मेंढक जैसा। किन्मू बोला, मैं यहाँ जहाज उधार लेने आया हूँ। अचानक एक आवाज आई, तुम कैफ्री विलेज से हो? किन्मू आगे बढ़ा। उसने खंभे को छुआ। जैसे ही उसने छुआ, उसके शरीर में भयानक ऊर्जा भर गई। बदलाव शुरू। शरीर विशाल होने लगा। तीसरा पैर, टेलबोन से अतिरिक्त हाथ, हड्डियां बढ़ीं। मूनशिप की डिवाइन एनर्जी उसके शरीर को रीशेप कर रही थी। अंदर 6 डायरेक्शंस, 7 स्टार्स, डिवाइन ट्रेजर्स, लाइफ एंड डेथ ट्रेजर्स, डिवाइन ब्रिज, सब एक साथ खुल गए। किन्मू चिल्लाया और उसी समय मूनशिप भी जागने लगा। विशाल मूनशिप धीरे धीरे उठने लगा। टूटा हुआ चांद आसमान में तैर रहा था। आग के गोले गिर रहे थे और किन्मू अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका कल्टीवेशन एक नए स्तर पर पहुंच चुका था और असली रहस्य अब शुरू होने वाला था। डाओइस्ट लिंगजिंग के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए और वो लगातार पीछे हटने लगा। डोटियन डेविल किंग और ड्रैगन किलिन भी किन्म्यो की आभा से पीछे हटने को मजबूर हो गए। हजारों गज दूर होने के बावजूद भी वे खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। इस बीच किन्म्यो के पैरों के नीचे मून गार्डियन का चेहरा दबाव से मूनशिप में धंस गया। शुरुआत में वो एक धागे से लटका हुआ था, लेकिन जैसे ही किन्म्यो ने उस पर कदम रखा, वो पूरी तरह से मूनशिप में समा गया और मर गया। बूढ़ा मून गार्डियन मर चुका था। डाओइस्ट लिंगजिंग हिल गया। उसकी मौत से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो आदमी पागल था, लेकिन किन्म्यो के शरीर में हो रहे बदलाव ने उसका पूरा ध्यान खींच लिया। किन्म्यो ने मरे हुए की जिंदा दुनिया की बेड़ियों को तोड़ दिया था। जहां बाकी लोग इस दुनिया में आते ही मांस और खून खोकर कंकाल बन जाते थे, वहीं किन्म्यो का शरीर उल्टा फिर से बन रहा था और लगातार बड़ा होता जा रहा था, मानो कोई देवता जन्म ले रहा हो। उसके चारों ओर दिव्य रोशनी फैल गई थी। उसने मून हर्डर्स के आखिरी मून गार्डियन की जगह ले ली थी। अब वो नया मून गार्डियन था। उसके कंट्रोल में जो ताकत थी वो असंभव स्तर की थी, इतनी कि उसने इस दुनिया की सीमाओं को ही तोड़ दिया। डाओइस्ट लिंगजिंग इस मूनशिप पर कई बार आ चुका था, लेकिन उसने कभी ऐसा बदलाव नहीं देखा था। उसने सोचा था कि सिर्फ मून हर्डर्स ही इस ऊर्जा को संभाल सकते हैं, क्योंकि इंसान का शरीर एक घट्टी की तरह होता है और इतनी खतरनाक ऊर्जा को हर कोई सह नहीं सकता। लेकिन किन्म्यो अलग था।
उसका शरीर इस ऊर्जा को न सिर्फ झेल रहा था बल्कि खुद को लगातार मजबूत बना रहा था। किन्म्यू खुद भी हैरान था। उसे लग रहा था कि उसकी पुरानी ताकत अब समुद्र के सामने एक बूंद जैसी है। अब वो सिर्फ हाथ उठाकर दुनिया के नियम बदल सकता था। उसके चारों ओर चांदनी के छल्ले घूम रहे थे, लेकिन उसी समय मूनशिप ने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। उसके पैर धीरे धीरे शिप में धंसने लगे। ये कीमत थी मूनशिप को कंट्रोल करने की। जैसे पहले सन गार्डियन यांग जिंग को अपनी जान जलानी पड़ी थी, वैसे ही अब किन्म्यू भी अपनी जान की कीमत चुका रहा था। लेकिन उसके पास समय नहीं था। उसे केयरफ्री विलेज और अपने लोगों को ढूंढना था। सीनियर ब्रदर लिंगजिंग, मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर किन्म्यू ने मूनशिप को आगे बढ़ाया। विशाल मूनशिप ने एक कदम में मीलों की दूरी पार की और फेंगडू की सीमाओं को तोड़ते हुए अंधेरे में निकल गया। अब वो एक देवता की तरह चमक रहा था। उसके शरीर के हर डिवाइन खजाने खुल चुके थे। स्पिरिट एम्ब्रियो, 5 एलिमेंट्स, 7 स्टार्स, सब ऊर्जा से भर चुके थे। मूनशिप की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई और उसकी ताकत उसे एक नए स्तर पर ले गई, देवताओं के दायरे तक। केयरफ्री विलेज, मैं आ रहा हूँ। अंधेरे में आगे बढ़ते हुए अचानक उसका जेड पेंडेंट चमकने लगा और आगे उड़ गया। मूनशिप उसके पीछे दौड़ी। जहां जहां मूनशिप गया वहां आसमान से उल्कापिंड गिरने लगे। आग और तबाही हर तरफ फैल गई। रास्ते में अनगिनत मॉन्स्टर और शैतान आए, लेकिन मूनशिप ने उन्हें कुचल दिया। तभी अंधेरे से एक भयानक दैत्य उभरा, 9 सिर वाला। उसने आग उगली, लेकिन किन्म्यू के माथे पर चांद जैसी आंख खुली और एक ही वार में उसके सारे सिर काट दिए। डोटियन डेविल किंग ये देखकर डर गया। अब वो समझ चुका था, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। आखिरकार मूनशिप एक रहस्यमयी बैरियर तक पहुंचा और उसके पार केयरफ्री विलेज था, लेकिन वो बर्बाद हो चुका था। आसमान टूटा हुआ था, महल गिर चुके थे, देवताओं की मूर्तियां टूट चुकी थीं, सब कुछ खत्म हो चुका था। किन्म्यू घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक एक बूंद ठोस जमीन पर टकरा रही थी। जिस घर के बारे में वो हर रात सपने देखता था, वो अब खत्म हो चुका था। कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा था। कोई माँ नहीं, कोई पिता नहीं, सब कुछ खत्म हो गया था। डोटियन डेविल किंग दूर से उसे देख रहा था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा दर्द पहले भी महसूस किया था, जब उसकी अपनी दुनिया खत्म हुई थी। उसे किन्म्यू में अपना अतीत दिख रहा था, एक ऐसा इंसान जो सब कुछ खो चुका है। लेकिन तभी किन्म्यू ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि ठंडी चमक थी। मैं यहाँ गांव को देखने नहीं आया, मैं अपने लोगों को ढूंढने आया हूँ। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन दृढ़ थी। उसे एहसास हो चुका था कि उसका असली घर केयरफ्री विलेज नहीं बल्कि डिसेबल्ड एल्डरली विलेज है और वही लोग उसका परिवार हैं। वो तुरंत खड़ा हो गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और तभी उसकी नजर कुछ अजीब चीजों पर पड़ी। बैरियर के किनारे पत्थर की विशाल मूर्तियां रखी हुई थीं। ये मूर्तियां आम नहीं थीं, इनमें ऐसी शक्ति थी जो ग्रेट रूइंस के अंधेरे को पीछे धकेल सकती थी। किन्म्यू का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर ये मूर्तियां यहाँ छोड़ी गई हैं तो इसका मतलब विलेज चीफ और बाकी लोग यहाँ से गुजरे हैं और वे अभी जिंदा हो सकते हैं। उसने जमीन पर निशान देखे, लड़ाई के हल्के निशान और एक रास्ता जो खंडहरों के बीच से जाता था। ये वही सुरक्षित रास्ता था जहां से कोई भी इस जगह में आ सकता था। बाकी जगहें खतरनाक पाबंदियों से भरी हुई थीं। किन्म्यू ने अपनी दिव्य आंखों से देखने की कोशिश की। उसे हल्की रोशनी की किरणें दिखें, लेकिन वो पाबंदियों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। फिर भी एक बात साफ थी, ये जगह बेहद खतरनाक थी। लेकिन अचानक उसे दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी, लगभग 300 मील दूर, जंगल के अंत के पास। किन्म्यू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो वही है। उसने बिना समय गवाए मूनशिप को आगे बढ़ाया। जैसे ही मूनशिप बैरियर के अंदर गया, उसे एक झटका महसूस हुआ और अगले ही पल वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था। पीछे का सारा अंधेरा गायब हो गया। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी हंसी गूंजी। किन्म्यू तुरंत सतर्क हो गया। उसने नीचे देखा, मूनशिप के ऊपर छिपे हुए शैतान एक एक करके कूद रहे थे। वे बाढ़ की तरह जंगल में फैलने लगे। डोकियन डेविल किंग भी चौंक गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि इतने शैतान चुपके से मूनशिप पर छिपे हुए थे। तभी एक भयानक शैतान दैत्य आसमान में उभरा। उसके 2 सिर थे, 5 पूंछ और 8 लंबे पैर जिनके अंत में हाथ थे। वो जोर से हंस रहा था। आखिरकार हम केयरफ्री विलेज तक पहुंच ही गए। किन्म्यू की आंखें ठंडी हो गईं। वो उसे पहचान गया। यही वही शैतान था जिसने पहले उसे धोखा देकर किडनैप करने की कोशिश की थी। वो काफी समय से मौका ढूंढ रहा था और अब वो सफल हो चुका था। मेरे बच्चों, इस पवित्र जमीन पर कब्जा कर लो, शैतान देवता ने चिल्लाकर आदेश दिया। हजारों शैतान जंगल की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, कुछ अजीब हुआ। उनका मांस, उनकी हड्डियां, सब कुछ पिघलने लगा।
कुछ ही सेकंड में वे राख बनकर हवा में उड़ गए। शैतान देवता का चेहरा बदल गया। वो तुरंत पीछे हटने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जंगल के अंदर से एक अजीब शक्ति उठी और उसे अपनी ओर खींच लिया। आसमान में खून की धार फैल गई और अगले ही पल उसकी लाश नीचे गिरती हुई दिखाई दी और जमीन छूते ही राख बन गई। डोटियन डेविल किंग ये सब देखकर कांप उठा। उसका खून ठंडा पड़ चुका था। ये कैसी दुनिया है? किन म्यू की आंखों में चांदनी चमक उठी। वो धीरे से बोला, अब मुझे सब समझ आ गया। ये जगह दुश्मनों को रोकने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि अंदर के लोगों को बाहर निकलने से रोकने के लिए बनाई गई है। किन म्यू अब पूरी तरह से गंभीर हो गया था। जिस शक्ति ने इस जगह को बनाया था वो इतनी भयानक थी कि ग्रेट रूइंस जैसी दुनिया को भी खत्म कर चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली और मूनशिप को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। अब उसका लक्ष्य साफ था, विलेज चीफ को ढूंढना और सच्चाई का पता लगाना। अंधेरे के बाद इस रहस्यमयी रोशनी वाली दुनिया में हर कदम खतरे से भरा था, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। ड्यूटियन डेविल किंग किन म्यू की बात सुनकर पहले तो हैरान होता है, लेकिन अगले ही पल उसे सच्चाई समझ आ जाती है। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया दुश्मनों से बचाने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि केयरफ्री विलेज के लोगों को बाहर निकलने से रोकने के लिए था। यहाँ नियम साफ था, अंदर जाओ या बाहर निकलो, दोनों ही हालात में मौत तय थी। किन म्यू समझ जाता है कि किनारे के खंडहर दरअसल वो रास्ते हैं जिन्हें गांव वालों ने जबरदस्ती बनाया था, और इसका मतलब साफ है, इसके पीछे कोई बेहद चालाक और खतरनाक विलेन है। ड्यूटियन डेविल किंग समझ जाता है कि मूनशिप के साथ अंदर जाना सीधा मौत को न्योता देना है। अगर ये ट्रैप एक डेविल गॉड को खत्म कर सकता है तो मूनशिप उसके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन सही समय पर किन म्यू मूनशिप को रोक देता है। यही उसकी असली समझदारी थी। अब किन म्यू, डेविल किंग और ड्रैगन किलिन इस खतरनाक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कदम रखते हैं। यहाँ हर कदम पर मौत छिपी हुई थी। ड्यूटी एंड डेविल किंग अपने 4 चेहरों और 12 आंखों से हर दिशा में कैलकुलेशन कर रहा था। हवा में घूमते नंबर, रून और डेविल चीज साफ दिख रहे थे। ये सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग की लड़ाई थी। यही सामने आता है एक बड़ा रहस्य। ड्यूटी एंड डेविल किंग बताता है कि कैनन ऑफ सुप्रीम मिस्ट्री को समझने के लिए 8 ट्राइग्राम्स को अबैकस की तरह इस्तेमाल करना होगा। स्वर्ग, पृथ्वी, बिजली, पानी, पहाड़, हवा, आग और लेक। अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सबसे कठिन कैलकुलेशंस भी आसान हो सकती हैं। यही वो पल था जब किन म्यू को असली समझ मिली। आगे बढ़ते हुए उन्हें कई खंडहर मिलते हैं, छोटे गांव, खाली घर और कब्रों की लंबी कतार। लेकिन एक घर में किन म्यू रुक जाता है। बच्चों के कपड़े, लकड़ी का घोड़ा और किन नाम। उसे शक होता है कि ये उसका अपना घर हो सकता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे क्योंकि वो पहले ही सूख चुके थे। दूसरी तरफ बुजुर्ग एक भयानक ट्रैप में फंसे होते हैं। 108 लेयर्स वाला स्पेस रिस्ट्रिक्शन, जहां हर लेयर में अलग कानून और अलग खतरा था, जैसे कोई भगवान पासा फेंक रहा हो। फिर सामने आता है असली ट्विस्ट। किन म्यू और डेविल किंग को पता चलता है कि ये सिस्टम 108 नहीं बल्कि 109 स्पेसेस का है, और इसे बनाने वाले ने कैलकुलेशन में छोटी सी गलती कर दी थी। अगर 109वां स्पेस ढूंढ लिया जाए तो पूरा सिस्टम टूट सकता है। किन म्यू एक ट्रेजर निकालता है और उसे 109वें स्पेस में फेंक देता है, और फिर पूरा सिस्टम कोलैप्स होने लगता है। स्पेस लेयर्स एक एक करके टूटने लगती हैं और भयानक एनर्जी हर तरफ फैल जाती है। आखिरकार बुजुर्ग उस ट्रैप से बाहर आ जाते हैं। घायल हैं लेकिन जिंदा हैं, और उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें बचाने वाला कोई और नहीं, किन म्यू था। अब कहानी यही खत्म नहीं होती। किन म्यू डेविल किंग को अपना गाइड बनाता है और सब मिलकर इस खतरनाक जगह के और अंदर जाने का फैसला करते हैं। ये एपिसोड अब जहां पर खत्म हो जाता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।